हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत की मिट्टी। भारत में मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, मिट्टी का क्या कार्य है, तो वो सब देखेंगे। पृथ्वी के धरातल पर मिट्टी यानी मृदा असंगठित पदार्थों की एक परत है जो अपक्षय और विघटन के कारकों के माध्यम से चट्टानों और जैव पदार्थों से बनी है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन वर्ष 1953 में मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण लगाने के लिए किया गया। राजस्थान के जोधपुर में मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए सेंट्रल अरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI की स्थापना की गई। आगे देख लेते हैं। उच्चावच एवं जलवायु संबंधी दशाओं में विविधताओं के कारण भारत की मिट्टियों में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं देख लेते हैं। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी को तथा खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। खादर किसको कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। बांगर किसको कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। बांगर मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। बांगर मिट्टी में क्या होते हैं? कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट। बांगर मिट्टी में लवणीय और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेह का जमाव होता है। यह मिट्टी खादर से कम उपजाऊ होती है, फलतः इसे नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है। यानी ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है, इसमें उर्वरक जो है बीच बीच में डालना रहता है, तब जाके खेती मतलब अच्छे से की जा सकती है। खादर मिट्टी प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। खादर मिट्टी क्या होती है? जो बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होती है वो खादर मिट्टी होती है। खादर मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, यानी इसमें जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। साथ ही यह सदैव उर्वर बनी रहती है, मतलब इसमें उर्वरा शक्ति अधिक होती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि जलोढ़ मिट्टी की फसलें हैं। जलोढ़ मिट्टी की फसलें कौन कौन सी हैं? धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि जलोढ़ मिट्टी की फसलें हैं। आइए देख लेते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजेम भी कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है। भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। इसमें कपास की खेती अत्यधिक मतलब अच्छी तरह से हो सकती है, बहुत अच्छी मात्रा में अत्यधिक उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए। ठीक है। काली मिट्टी में लोहा, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, चूना एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। काली मिट्टी में क्या क्या होता है देख लीजिए। लोहा, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम, चूना एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। काली मिट्टी भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर आकुंचित एवं दरार युक्त हो जाती है। इसलिए इसे स्वतः
स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी यानी काली मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट यानी टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। यानी काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? उसका कारण है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश के कारण। आगे देखते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। लाल मिट्टी से सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। यानी लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। यह मिट्टी यानी लाल मिट्टी मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा एवं छोटा नागपुर प्रदेश में पाई जाती है। फिर से देख लेते हैं कहाँ पाई जाती है। लाल मिट्टी मुख्यतः मतलब मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, दक्षिणी महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा एवं छोटा नागपुर प्रदेश में पाई जाती है। लोहे के ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटाश, फास्फेट, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। ऊंचे स्थानों पर लाल मिट्टी में बाजरा की खेती उपयुक्त है, जबकि निचले स्थानों पर इस मिट्टी में चावल, रागी, तंबाकू, मूंगफली, आलू तथा सब्जियों की खेती की जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऊंचे स्थानों पर लाल मिट्टी में बाजरा की खेती उपयुक्त होती है, जबकि निचले स्थानों पर इस मिट्टी में चावल, रागी, तंबाकू, मूंगफली, आलू तथा सब्जियों की खेती की जाती है। लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में भी पाई जाती है। आगे देखते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सैलों के टूट फूट, चूना व सिलिका के निक्षालन से होता है। लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमीनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। क्या होती है? फिर से देख लेते हैं। लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमीनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, यानी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी केवल ओडिशा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी को गहरी लाल लेटराइट, सफ़ेद लेटराइट तथा भूजलीय लेटराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लेटराइट मिट्टी कोकोआ, काजू, चाय एवं इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। लेटराइट मिट्टी किस चीज़ के लिए उपयुक्त होती है? कोकोआ, काजू, चाय, इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। गहरी लाल लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड तथा पोटाश की बहुलता होती है। आगे देख लेते हैं वनीय मिट्टी, फॉरेस्ट सॉइल। पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण इस मिट्टी की परत पतली होती है। वनीय मिट्टी में जीवांश, ह्यूमस की कमी होती है। इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। फिर से देख लेते हैं। वनीय मिट्टी में जीवांश या ह्यूमस की कमी होती है। इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है, यानी उत्पादन शक्ति कम होती है। वनीय मिट्टी बागवानी, फसलों, चाय, कहवा, मसाले एवं फलों आदि के लिए अधिक उपयुक्त है। आगे देख लेते हैं मरुस्थलीय मिट्टी, डिजर्ट सॉइल। मरुस्थलीय मिट्टी वास्तव में बलुई मिट्टी है, जिसमें फास्फोरस सामान्य मात्रा में होता है।
मरुस्थलीय मिट्टी में नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी रहती है। मरुस्थलीय मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। आगे देखते हैं लवणीय और क्षारीय मिट्टी। लवणीय और क्षारीय मिट्टी में देख लेते हैं। लवणीय और क्षारीय मिट्टियाँ रेह, ऊसर या कल्लर के नाम से जानी जाती हैं। किस किस नाम से जानी जाती हैं? रेह, ऊसर या कल्लर के नाम से जानी जाती हैं लवणीय या क्षारीय मिट्टियाँ। क्षारीय मिट्टी का विकास वैसे क्षेत्रों में हुआ है जहाँ जल निकासी की समुचित व्यवस्था का अभाव है, यानी जल के निकासी की जो है व्यवस्था नहीं होती है, अभाव होता है। क्षारीय मिट्टियों में सोडियम क्लोराइड एवं लवणीय मिट्टी में मुक्त सोडियम की अधिकता होती है। मृदा की क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मृदा की क्षारीयता को दूर करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। आगे देखते हैं दलदली, गीली और दलदली मिट्टी। गीली मिट्टी का निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। गीली मिट्टी में घुलनशील लवण की मात्रा पर्याप्त होती है। गीली मिट्टी में फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। गीली मिट्टी धान की फसल के लिए उत्तम होती है। गीली मिट्टी किस फसल के लिए उत्तम होती है? धान की खेती के लिए, धान की फसल के लिए। दलदली मिट्टी का निर्माण जल जमाव वाले क्षेत्रों में निपेक्ष की दशा में होता है। दलदली मिट्टी में जैविक तत्वों की अधिकता होती है। दलदली मिट्टी खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।